Hi students, am I audible? आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? बेटा आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। स्क्रीन भी विजिबल है? अभी नहीं है मैम, अभी होने वाली है। हो गई मैम। ओके, 1 मिनट और वेट करते हैं ताकि और बच्चे आ जाएं, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। और बताइए आपका कैसा रहा वीकेंड कल? हाउ आर यू ऑल? मैम इतना अच्छा नहीं रहा मैम। अच्छा, क्यों? अकाउंट में मैम, अकाउंट्स में 2-3 घंटे लग गए मैम, अकाउंट सिलेबस करने में। अकाउंट्स में? यस मैम, 3-4 घंटे लग गए थे मैम। उसमें 3-4 क्वेश्चन मैम ज्यादा बड़े बड़े थे। कल आपका कुछ था क्या? संडे में क्लास थी कल अकाउंट्स की? नो मैम, मैम वैसे प्रैक्टिस के लिए कहा था ना मैम ने, इस वजह से मैम। चलो ये तो अच्छी बात है। तो आपको इससे क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझना है या कुछ आपको लग रहा हो कि पूछना है? कैसे होगा, क्या पर होगा? मैम, मैम हाँ एक जी, बार मैम बता दो मैम किस तरीके से आएगा। मैं आपको बता देती हूँ। बाकी फैकल्टीज का भी मोर और लेस यही होगा और मेरा भी ऐसा ही रहेगा। आप ओके, मैं आपको इस तरह से बताती हूँ क्योंकि आपने पहले एमसीक्यूज नहीं दिए हैं और गूगल फॉर्म्स के थ्रू तो बिल्कुल नहीं दिए हैं, तो आपको आइडिया थोड़ा नहीं होगा कि कैसे करना है। फैकल्टीज जनरली क्या करती हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आपके फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, वो आपको आपका टेस्ट उन्होंने टाइम पहले बता दिया है, डेट तो आपको डेट शीट के थ्रू पता चल गई है। जैसे सपोज करो मेरे वाले सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको पता है कि पीसीएस का एग्जाम 23rd को होना है, तो डेट आपको पता है, वो अपना सिलेबस जो भी है जितना भी कवर हो गया उस तरीके से आप उसको अपना रेडी कर रखते रहोगे। नोट्स आपको हर फैकल्टी आपको देती रहती है जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको सारी पीडीएफ्स दे दी हैं, कुछ बचा तो नहीं है प्रोसेस ऑफ, और ये सारा कुछ दे दिया है मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी। तो जो टेस्ट होगा वो किस तरह से होता है कि टाइम क्या एग्जैक्टली होगा वो आपकी फैकल्टी आपको 1-2 दिन पहले डिसाइड करके बता देंगे कि किस टाइम पर आपका टेस्ट स्टार्ट होगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितनी देर का होगा और आपको कब तक वो सबमिट करना है, जैसे मैंने आपको दिया है। उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं कि आपका इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने 5 मिनट का और ग्रेस टाइम दिया है कि 5 मिनट तक और भी अगर किसी को सपोज कोई टेक्निकल इशू आ गया है, कुछ है, तो भी वो पर्सन जो है सबमिट कर दे अपना टाइम से और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी। जो एमसीक्यू मैंने रखा है उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें समझ आता है, जैसे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, हो सकता है वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, ट्रू फॉल्स करके भी आ सकता है, या एक क्वेश्चन है उसका एक आंसर होगा। एक आंसर होगा का मतलब नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, 2 भी हो सकते हैं ऑप्शंस, 3 भी हो सकते हैं ऑप्शंस, 4 भी हो सकते हैं ऑप्शंस। उस क्वेश्चन का आंसर उनमें से ऑप्शंस में से एक होगा, आपको उसे टिक करना है या क्लिक करना है। ये और जो ये प्रॉपर एक फॉर्म होता है, जैसे कि आप एक ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हैं, ये वैसा मोड होगा। आपको लिंक भेज दिया जाएगा और उस लिंक के थ्रू आपका बेसिकली व्हाट डू वी से वो हो जाता है कि आपको अपना नेम फिल कर, फॉर्म ओपन हो जाएगा। बेसिकली आपको अपना नेम फिल करना है, आई थिंक फादर नेम भी होगा उसमें या आपका ईमेल आईडी मैम जो भी ईमेल हो। आईडी। हाँ, ईमेल आईडी जो भी होगा वो आपको फिल करना है और उसके बाद से आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो भी एक क्वेश्चन पढ़ा उसके आंसर में आपको लगता है 4 में से एक इसका ये ए बी वट एवर ऑप्शन है वो आंसर हो सकता है, वो आप टिक कर देंगे। सेकंड का फिर सेकंड पर जाएंगे, इस तरह से वो पूरा एक फॉर्म आपका 10 क्वेश्चंस का आप कंप्लीट कर लेंगे। और जब आपको लगता है कि आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपके हिसाब से बेस्ट दे दिए हैं या ठीक दे दिए हैं, तो आप एंड में उसको सबमिट कर देंगे और सबमिशन आपको टाइम से के अंदर अंदर ही करना है। सॉरी, क्योंकि सबमिशन का जो टाइम है वो रिकॉर्ड होता है और सबमिशन के टाइम के बाद अगर आप सबमिट करोगे तो बहुत सारे फैकल्टीज हैं, और मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि अगर किसी ने टाइम के बाद सबमिट किया भी है तो उसके मार्क्स मैं तब भी 0 ही लगाऊंगी। तो आपको टाइम जो है थोड़ा सा देख के चलना है
कि अगर आपको सबमिशन का टाइम दिया गया है सपोज 140 व्हाटएवर 150 जो भी टाइम दिया गया है, उससे पहले पहले आप सबमिट कर दें आप अपना फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होते ही जैसे सबमिट हो जाएगा आपका यहाँ पर रिकॉर्ड वो आ जाएगा, मतलब हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा क्या मार्क्स हैं, कितने आंसर्स आपके आए हैं, ऑल दैट करेक्ट हैं या जो भी है। ठीक है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लिंक वगैरह ओपन हो जाते हैं इजीली। आपको फ़ोन पे ग्रुप में ही वो लिंक भेज दिया जाएगा टेस्ट का। और कुछ फैकल्टीज आई थिंक वर्ड फाइल भी भेजती हैं एज अ क्वेश्चन पेपर, और आपको उसमें टिक करने के लिए बोलती हैं या जैसे भी करती हैं, फिर आपको लेकिन वो जो भी मोड रहेगा वो पहले से टीचर्स आपको बता देते हैं, तो आपको पता रहेगा कि कल हमारा पेपर है तो कैसा होगा वो। ठीक है, लेकिन क्योंकि MCQ है तो आपको लिखना ज़्यादा नहीं है, मतलब लिखने वाला क्वेश्चन आंसर्स का नहीं होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाए और आपको खुद लिखना हो, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ चूज ही करने होते हैं ऑप्शंस, तो यही MCQs का पैटर्न है। ठीक है, हम जनरली 6 MCQs लेते हैं एक सेमेस्टर में, और 5 जो बेस्ट स्कोर्स होते हैं हम वो आगे। प्रथम क्या हो गया बेटा, किसको वेट करने बोल रहे हो? मैम रोहन का मैसेज आया था कुछ काम से। ओके, तो यही है बेसिकली मोड कि आपको एक क्वेश्चन के काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको बता के क्लिक करना है, और 10 में से ही मार्क्स होगा। हम जनरली 6 MCQs कंडक्ट करते हैं, 6 में से सपोज मेरे मार्क्स सपोज 10 करके आए हैं, और एक में 9 आए हैं, और बाकी पांचों में 10 आए हैं। सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ, किसी भी एक स्टूडेंट का ऐसा होता है, तो हम फाइनल मार्क्स में 9 वाला छोड़ देंगे, और जो बेस्ट 5 होंगे वो हम उठा लेंगे। ठीक है, तो आपके जो इंटरनल्स डिपेंड करते हैं वो इन पे करते हैं, एक तो क्लासेस आप कितनी लेते हो, अटेंडेंस सॉरी, और उसकी मतलब कितना परसेंटेज आपका अटेंडेंस का रहता है पूरे सेमेस्टर में, उसके अलावा आप MCQs कितने देते हो और कितने MCQs में कितने मार्क्स स्कोर करते हो 10 में से। तो 55 सपोज हमने 5 MCQs लिए तो 50 मार्क्स के वो हो जाते हैं। इस तरह से ये रिकॉर्ड होता है, और इंटरनल्स आपके इस तरह से लगते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अब हम अगर सिलेबस पे आए तो सिलेबस में सेकेंड यूनिट मोर और लेस कंप्लीट है हमारी। फिर भी सेकेंड यूनिट के सारी चीज़ें मैंने आपको सिलेबस में नहीं दी हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन क्या है वो हम पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में, बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं, और हम ये 7 C's को भी अभी हम समझते हैं कि नहीं पढ़ा, मैं आपको डिटेल में वो दोबारा से पढ़ाऊंगी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं। तो जनरली प्रिंसिपल्स और 7 C's जो हैं हमारे, वो हम एक बार डिटेल में दोबारा एक टॉपिक में आपको बताऊंगी, जिसका एक अलग से PDF और प्रेजेंटेशन में भी एक टॉपिक में एक लेक्चर में शायद हम उसको कवर कर लें, तो हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। बट जो भी मैंने आपको सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं, 4-5 लिख कर दिए हैं जो मैंने व्हाट्सएप पर, आप प्लीज़ वो प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे कि बैरियर्स हो गया, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ये 4 चीज़ें आप प्रिपेयर कर लीजिए। कल परसों जो टेस्ट आपका है 23 को PCS का, वो इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे जो आपको अभी तक मैंने पढ़ा दिया है। उसके अलावा फर्स्ट यूनिट का हम पहला टॉपिक ऑलरेडी कर चुके थे, जो हमारी पहली क्लास थी, उसमें प्रैक्टिकल ग्रामर, बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रामर्स एंड यूजेज, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका भी मैं आपको नोट्स दे चुकी हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं डाल चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश विद स्ट्रेस ऑन नाउन, वर्ब एंड टेंस। ये ऑन है, ओ नहीं है, ऑन नाउन, वर्ब, टेंस एंड एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि जो सेकंड टॉपिक है हाउ टू, फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक देखिए, हाउ टू इम्प्रूव कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश विद स्ट्रेस ऑन नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। यानी कि जब हम बोलते हैं या लिखते हैं कुछ भी इंग्लिश में, अगर हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग समथिंग, इफ आई एम स्पीकिंग अ सेंटेंस, तो हम एक सेंटेंस में हो सकता है किसी एक वर्ड पे अगर स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं, तो यानी कि स्ट्रेस यानी कि हम उस वर्ड को या तो थोड़ा ज़्यादा लाउडली बोल रहे हैं या उस वर्ड पे ज़्यादा जोर लगा के बोल रहे हैं। इंग्लिश का कोई एक सेंटेंस है, उस पर हम, सपोज मैंने एक सेंटेंस बोला, यू डोंट हैव टू कम लेट टुमारो, तो मैं लेट पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि लेट नहीं आना है आपने कल। अंडरस्टैंडिंग? तो हम स्ट्रेस जो है ऐसे सेंटेंसेस में या तो नाउन पे देते हैं बहुत बार, या वर्ब पे देते हैं, या एडजेक्टिव पे देते हैं। ये सब्जेक्ट हम, ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे।
ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश विद स्ट्रेस ऑन नाउन वर्ब एंड सेंटेंस एडजेक्टिव। यानी कि हमने सेकेंड यूनिट मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट कर ली है। जो थोड़ा बहुत डिटेल में 7 C's एंड ऑल रह गया है वो मैं एक टॉपिक कभी आपका लेके आपको बता दूंगी कि आज हम सेकेंड यूनिट का ये टॉपिक कर रहे हैं। अदरवाइज अब हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं और फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड टॉपिक है वो आज हमारा टॉपिक है लेक्चर का। ठीक है, स्ट्रेस ऑन नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश। यानी कि हम स्ट्रेस नाउन पर कब देते हैं और कैसे देते हैं, या फिर वर्ब पे दे रहे हैं तो वर्ब पे कब और क्यों देते हैं, और एडजेक्टिव्स पे कब और क्यों देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है इन लिंग्विस्टिक्स? स्ट्रेस का मतलब अगर हम अपनी जनरल लाइफ में लें तो स्ट्रेस वर्ड का मीनिंग होता है टेंशन भी होता है इसका मीनिंग कि अरे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा है अपने बॉडी में, बोलते हैं ना इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है, इतना ज़्यादा बर्डन, या फिर बर्डन भी बोलते हैं इस चीज़ को हम अगर रियल अपना जेनरिक मैनर में बात करें। और इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स में अगर हम इसका मतलब नहीं लेते हैं तो स्ट्रेस का मतलब जनरली ये होता है कि आदमी कुछ चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ज़्यादा उस चीज़ का बोझ ले रहा है, ज़्यादा उस चीज़ का बर्डन ले रहा है, या उस चीज़ की वजह से ज़्यादा टेंशन ले रहा है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। या फिर स्ट्रेस का मतलब ये भी होता है दूसरा जो हम लिंग्विस्टिक में या इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम स्ट्रेस बोलते हैं और ये कहते हैं कि हमें इस वर्ड पे स्ट्रेस ज़्यादा देना है, यानी कि उस वर्ड को ज़्यादा हाईलाइट करना है, उस वर्ड पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ठीक है, एम्फेसाइज करना है। सो इन लिंग्विस्टिक्स स्ट्रेस इज द रिलेटिव एम्फेसिस दैट मे बी गिवन टू सर्टेन सिलेबल्स इन अ वर्ड। किसी भी वर्ड में सपोज, या तो हम वर्ड के अंदर जो भी कितने सारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, डब्ल्यू, सपोज वर्ड के अंदर WORD, ये 3-4 अल्फाबेट्स हैं, अगर 4 अल्फाबेट्स हैं तो इसमें बेसिकली ये 2 वर्ड एक एक मिलके साउंड जो बनाते हैं सिलेबल्स कहते हैं उसे। तो एक वर्ड में ही एक से ज्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं। तो हम किसी वर्ड के अंदर ही अगर सपोज हम किसी वर्ड के अंदर ही कुछ एक सिलेबल पर हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, एम्फेसिस दे के उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर सिलेबल पर स्ट्रेस देना, या उस पर्टिकुलर वर्ड के किसी अंदर ही सिलेबल पर स्ट्रेस देना। या हम स्ट्रेस किसी प्रॉपर वर्ड पे भी दे सकते हैं अगर हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो स्ट्रेस क्या हुआ, व्हेनेवर आई विल टेल यू कि इस पे हमें ज्यादा स्ट्रेस देना है, कि मतलब इस पे हमें ज्यादा रिलेटिवली एम्फेसिस करना है, चाहे वो किसी वर्ड का सिलेबल हो या कोई एक प्रॉपर वर्ड ही हो, वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कुछ भी हो सकता है वो किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि व्हेन वी स्ट्रेस सिलेबल्स इन वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया एक वर्ड में एक से ज़्यादा सिलेबल हो सकते हैं, तो जब हम स्ट्रेस दे रहे हैं सिलेबल्स पे किसी भी वर्ड में, वी यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर जब बोल रहे हैं तो कंप्यूटर में हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं प्यूटर पे, कंप्यूटर, इस तरह से हमें खुद ही बोलने में भी स्ट्रेस जो देने पे आ रहा है वो कंप्यूटर पे आ रहा है। कम हम कॉम ऐसे करके जो ये फर्स्ट वर्ड है कम को हम कॉम नहीं पढ़ रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर नहीं पढ़ रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं बाकी का वर्ड तो ER पे भी बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। इफ यू विल स्पीक, जैसे कंप्यूटर बोलने की कोशिश करेंगे अगर आप कंप्यूटर, तो हमें खुद ही दिख रहा है कि हमारा स्ट्रेस जो है वो खुद ही ज्यादा इस वर्ड पे PUT पे ज्यादा आ रहा है। कंप्यूटर, ER का तो साउंड हार्डली आ रहा है, सिर्फ का साउंड आ रहा है इस तरह से, और हम भी नहीं प्रॉपरली बोलते हैं, तो ER पे तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। और कंप्यूटर में COM पर भी बहुत ज्यादा हमारा स्ट्रेस इस लेवल पर नहीं है। तो किस लेवल पे हमारा स्ट्रेस हुआ, PUT पे ज्यादा हुआ कंप्यूटर वाले वर्ड में। या लाउडर, लाउडर अगर हम बोल रहे हैं तो LOU जो हमारा फर्स्ट सिलेबल है इस पर हमारा ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। लाउडर को हम लाउड पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। ड इज लाइक नॉर्मली हम बोल रहे हैं, ड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं है, बहुत ज्यादा बोलने में भी हमको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा हमारा पिच भी हाई नहीं हो रहा है जब हम बोल रहे हैं तो। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी सिलेबल पे वर्ड के, अभी मैं ये सिर्फ एक वर्ड का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, तो किसी भी एक वर्ड के अंदर जो सिलेबल्स हैं उस पे जब हम स्ट्रेस देते हैं तो या तो हमारा पिच बढ़ जाता है। जब मैंने पिच बोला इसका मतलब हमारा थोड़ा सा साउंड या तो उस पर्टिकुलर सिलेबल को बोलने में
ऊंचा हो जाता है, यानी कि हम जैसे सपोज मैं बोल रही हूँ कंप्यूटर, तो कम उतना ज्यादा लाउड में नहीं सुनाई दे रहा जितना प्यूटर सुनाई दे रहा है। और प्यूटर में भी पूरा TER तक नहीं सुनाई दे रहा। PUT is the basically syllable which we are putting the stress on, या हमारा पिच वहां पर थोड़ा सा हाई हो रहा है, ठीक है। The pitch of a stress syllable is usually higher. बेसिकली जो भी पर्सन स्ट्रेस दे रहा है उसका पिच उस पर्टिकुलर वर्ड पे जिस या सिलेबल वर्ड के सिलेबल पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, या चेंज एटलीस्ट होके थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, सो दैट इट इज हर्ड क्लियरली, ठीक है। नाउ दीज थिंग्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कि हमें कैसे किस चीज़ को प्रोनाउंस करना है, कैसे किसी चीज़ को मतलब हमें बोलना है या स्ट्रेस देकर बोलना है, या हमारा पिच हाई होगा लो होगा, ये सब जब तक आप खुद से नहीं बोल के देखेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। सो इफ आई हैव टू स्पीक समथिंग, मुझे कुछ बोलना सीखना है तो मुझे बोल के ही सीखना होगा, राइट। तो अगर आपको सभी को कुछ भी बोलकर सीखना है, कुछ भी सीखना है बोलने के लिए, अभी हम कम्युनिकेशन की अगर बात कर रहे हैं, स्पोकन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलना तो पड़ेगा ही ना आपको, तभी आप सीख पाओगे बोलने के लिए। हम स्मॉल बेबी को अगर बोलना सिखाते हैं तो वो खुद अगर अपने मुंह से नहीं बोलेगा तो बोल नहीं पाएगा। सो इन द सेम फैशन हम लोग भी वी आर ऑल्सो लर्निंग समथिंग न्यू विच वी डू नॉट नो मच, तो हम प्रॉपर स्ट्रेस दे पा रहे हैं, किसी सिलेबल पे नहीं दे पा रहे हैं, या जैसा हमें चाहिए वैसा हम कर पा रहे हैं वर्ड पे, नाउन हमको पता है कि नहीं पता है, वर्ब हमको पता है कि नहीं पता है, दोज ऑल थिंग्स जब तक हम खुद अपने मुंह से वर्बली नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक नहीं होगा। ट्राई अटेंडिंग ऑल दोज क्लासेस ऑफ ऑफलाइन जो स्टार्ट हुई हैं अभी इस वीक से, वो आई थिंक 2 दिन हो जाएंगी, फ्राइडे सैटरडे। तो आप लोग कॉलेज आइए, और हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा इस तरीके का कि अगर ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं थोड़ा ज़्यादा आपका पार्टिसिपेशन मुझे आपका ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज ये तो आप खुद भी जो इसमें लिखा हुआ है आप अपने आप भी पढ़ तो सकते ही हैं, सभी पढ़ सकते हैं इसको, बट प्रैक्टिस बोलने से ही होगी, करने से ही होगी, और वो तभी होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सेम चीज़ की प्रैक्टिस करवा पाऊंगी और आप खुद से बोलेंगे तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब सिलेबल आप होता है कि एक वर्ड के बेसिकली जो 1 या 2 पार्ट्स जो होते हैं, कि या 3 भी हो सकते हैं किसी में अगर लंबा वर्ड है तो, जैसे फ्यूचर, फ्यूचर च पे हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं इस वर्ड पे, फ्यूचर। तो यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि हमें फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देना पड़ रहा है। इन दिस वर्ड वी हैव टू स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सिलेबल फ्यूचर, फादर, प्लेजर। आप ये खुद बोलेंगे जब ये वर्ड, सो यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि हाँ आपको इस पूरे वर्ड के कौन से सिलेबल पे ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है। इन वर्ड्स में आप देखिए, मैंने जो फर्स्ट के FUFA PLEA इनको मैंने बोल्ड में करा है, यानी कि जो लेटर्स बोल्ड में है ये वो सिलेबल है जो कि जिसपे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस हम समझ आ गया ऑलरेडी कि हमें क्या करना है, स्ट्रेस देना मतलब किसी वर्ड के ऊपर इस लेवल पे हम जब जोर देकर या अपनी पिच को थोड़ा सा ज्यादा हाई करके बोल रहे हैं तब हमें ये पर्टिकुलर वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है प्रॉपर मैनर में। तो दीज आर दी वर्ड्स और दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दोज वर्ड्स जिनमें कि हम फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर अगर पहला वर्ड मैं बोल रही हूँ तो इसको आप फचर नहीं पढ़ सकते, यू हैव टू गिव दी स्ट्रेस ऑन एफ एंड यू बोथ, फ्यू आप स्ट्रेस दे रहे हैं तभी वो फ्यू हम पढ़ पा रहे हैं, फ्यू एंड देन चर पे हमने उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। सेम इज इन दी वर्ड ऑफ फादर, फादर। तो आप जैसे मैं बोल भी रही हूँ तो फा आपको ज्यादा क्लियरली भी सुनाई दे रहा है, यानी और मेरी आवाज भी आपको लग रहा होगा शायद फा मैं ज्यादा तेज बोल रही हूँ और दर मैं उतना पिच हाई करके शायद नहीं बोल रही, बट मैं नहीं बोल रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि नॉर्मली जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो फर्स्ट सिलेबल पे जब हम स्ट्रेस देते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि हम हमारी पिच थोड़ी ज्यादा है। फादर, फ्यूचर, क्लियर है। आप भी अगर ये वर्ड खुद बोलने की कोशिश करेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड। प्लेजर, प्लेजर, इट्स प्लेजर, द थर्ड वर्ड इज प्लेजर,
खुशी जो हम बोलते हैं कि हमें किसी चीज को करने में खुशी मिल रही है, दैट इज प्लेजर। रादर, विंडो, विंडो, ठीक है। हम ना चाह कर भी विन पर स्ट्रेस ना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है विंडो बोलने के लिए। वी हैव टू स्पीक विंडो, राइट। रादर, आर ए को हमें ना चाहते हुए भी बोलना ही पड़ रहा है, खींचना भी पड़ रहा है। रादर को हम रदर नहीं पढ़ सकते, रदर। जैसे हम दर पढ़ रहे हैं विदाउट स्ट्रेस, अगर हम विदाउट स्ट्रेस आर ए पढ़ेंगे तो शायद हम इसको रदर पढ़ें, बट रदर वुड बी द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड एंड इट इज रादर। तो इसलिए हमको स्ट्रेस देना पड़ रहा है आर ए पे। क्लियर है हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें समझ आए कि किस वर्ड के किस सिलेबल पे हमें ज्यादा स्ट्रेस देकर बोलना है, ताकि हम उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से कर पाए। ये बहुत स्मॉल और छोटे वर्ड्स हैं, फ्यूचर, फादर, प्लेजर, एवरीबडी लिसन्स टू दिस। हम रूटीन लाइफ में ये सब चीजें बोलते हैं, विंडो बोलते हैं हम, रादर, प्लेजर, फादर, फ्यूचर, ये सब हम वर्ड्स यूज करते हैं रियल लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है PHOTOGRAPHER, इसको क्या पढ़ेंगे आप? कोई मुझे बताइए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा जो मैंने स्पेलिंग बताई है, PHOTOGRAPHER। आप में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता सकता है इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे इस मैम वर्ड? स्पेलिंग बोलना एक बार मैम, दोबारा स्पेलिंग। PHOTOGRAPHER। फोटोग्राफर मैम, फोटोग्राफर। फोटोग्राफर। ठीक है अनु, और बताइए। अनुपम और अनु ने बोला है, और बोलकर दिखाइए सारे लोग। फोटोग्राफर। ठीक है सुनिधि, और बताइए, और लोग बोलकर दिखाइए इस वर्ड को जो मैंने अभी स्पेल करा है। हम फोटोग्राफर। ठीक है संदीप, ओके। और कोई बताओ, दीपाली बोलकर बताओ बेटा। पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि म्यूट करके फोन साइड में फेंक दिया आप लोगों ने एंड यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। इस तरह से नहीं आएगा बात करना, कम्युनिकेशन करना, और फिर बेकार है ये सब्जेक्ट भी आपका सिस्टम में रखना। यू हैव टू एटलीस्ट स्पीक, चाहे गलत ही बोलो, बोलो तो सही कम से कम। दीपाली, दिव्या, Yes, ma'am. हिमांशु, जितेंद्र, देयर आर सो मेनी पीपल। स्पीक अप, इस वर्ड को बताओ कैसे बोलोगे। 3 लोगों ने बोलकर बताया मुझे, 4 ने अभी। मैम ये नहीं बोल रहे तो कोई नहीं मैम, आप आगे करो। PHOTOGRAPHER, इसको कैसे पढ़ेंगे हम सोनम? फो मैम स्पेलिंग बताना एक बार। फोटोग्राफर। PHOTOGRAPHER, नहीं उसको ही बोलने दो अपने आप, कैसे बोलते हैं। फोटोग्राफर। ठीक है, ओके। दिव्या आप बोलकर बताओ बेटा। दिव्या आर यू देयर? नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा करूंगी, जो लोग मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मैं उनको प्रेजेंट दूंगी नहीं। अब देखिए Yes, ma'am. आप सब लोगों ने इस वर्ड को अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से जो आपको लगा, आपने उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे कर कर दे दिया, ठीक है। या आपके हिसाब से आपको जो लगा कि इस वर्ड को हम इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो आपने वो प्रोनाउंस करके मुझे बताया। बट अगर इस वर्ड को मुझे प्रोनाउंस करना होगा तो मैं इसको वैसे प्रोनाउंस नहीं करूंगी जैसे आप लोगों ने करके बताया, और मैं इसको प्रोनाउंस इस तरह से करूंगी, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, ठीक है, फोटोग्राफर। मैम स्ट्रेस फोटो पे देनी है। PHO पर नहीं देना है आप लोगों ने, फोटो, आपने दोनों पे स्ट्रेस दिया, पहले सिलेबल पे भी दिया, फो को भी बोल दिया अच्छे से, और ऐसे TO बोल। है ना, फोटो बोल दिया। हाँ जी। और मैं फोटोग्राफर। और मैं PHO पर स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ, मैं फो को तो फो बोल ही नहीं रही हूँ, मैं उसको सिर्फ फ करके बोल रही हूँ, और मैं TO पे ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ जो सेकंड सिलेबल है मेरे वर्ड में। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। नहीं ग्राफर नहीं, फोटोग्राफर। जब आप TO को फोटो टॉ करके फोटोग्राफर। पढ़ेंगे ना, जब आप TO को टॉ करके पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली ठीक आएगी। और ग्राफर नहीं पढ़ना है, ग्रा पर भी आप लोग, मतलब इसमें आप हर इस वर्ड के हर सिलेबल पे हम लोग स्ट्रेस देके प्रोनाउंस करते हैं, विच इज इनकरेक्ट।
हर वर्ड में ज्यादा से ज्यादा हम कोई एक सिलेबल को चूज करेंगे जिसपे हम स्ट्रेस देंगे, चाहे वो पहला हो, चाहे वो बीच का कोई सिलेबल हो, या वो लास्ट का कोई सिलेबल हो। एक पर हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस देते हैं तभी उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक बनती है। हम पूरे वर्ड की पूरी स्पेलिंग को स्ट्रेस देकर नहीं पढ़ सकते, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। जैसे कि फोटोग्राफर, हम अगर फोटोग्राफर पढ़ रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग जो है वो गलत होगी। एक सेकेंड होल्ड करिएगा बेटा, कॉलर है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? फैजान, मैं इफ़त बोल रही हूँ एशलॉन कॉलेज से। बेटा मुझे थोड़ी देर में आप फ़ोन करिएगा, आधे घंटे में, या मैं आपको कॉल करती हूँ दोबारा। प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी, ठीक है बेटा? ओके बेटा, सॉरी। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम फोटोग्राफर बोल रहे हैं तो हम फो पे भी कर दिया, टो पे भी कर दिया, ग्रा पे भी कर दिया। सिर्फ फर को हमने ऐसे ही बोला, लेकिन बाकी फर्स्ट 3 सिलेबल को हमने स्ट्रेस दे दिया। लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन में हमें सिर्फ टॉ पर करना है। टी ओ इज द सिलेबल जिसपे हमें, ठीक है? फोटोग्राफर, 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 ग्राफर नहीं पढ़ना, फोटो ग्राफर, फोटोग्राफर, ग्राफर, फोटो। फोटोग्राफर। बोल के ओके देखो, मैम, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, photographer. Anu, Photographer. try speaking. Photographer. Yeah, photographer, right? फोटोग्राफर। यस मैम, मैम घर पे बोलने की कोशिश करेंगे मैम इसको। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ऑफलाइन क्लासेस में आओगे, क्योंकि ऑनलाइन में भी वैसे हम अभी यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट पार्टिसिपेशन आपका जरूरी। बोलोगे तो आप ही लोग ना, मैं आपका मुंह पकड़ कर तो बुलवाऊंगी नहीं। यू विल हैव टू स्पीक एटलीस्ट। मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि ऐसे बोलो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बारी में तो आ ही जाएगा ना। और जब ये सब चीजें आएंगी बोलनी, तो फिर ठीक बोलोगे अपनी लाइफ में। इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं। और क्या होता है? जो लोग अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं वो किस तरह से बोलते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा इन सब चीजों को पढ़ लेते हैं, और स्ट्रेस देना या ये सब चीजें लर्न करने के बाद वो उन सब चीजों को फॉलो करने लगते हैं अपनी रियल लाइफ में, बस। और वो अच्छा कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, हमसे थोड़े बेटर लगने लग जाते हैं। दैट इज ऑल। जैसे कि हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, मतलब हमने, जो आप बोलोगे वो सब्जेक्ट का नाम होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी सब बोलते हैं ना, बट फॉर मी इट इज नॉट बायोलॉजी, फॉर मी इट्स बायोलॉजी, बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो लॉजी को लॉ पर मैंने नहीं स्ट्रेस दिया, लजी बोल दिया उसको, और बायो पर हमने स्ट्रेस दिया। फर्स्ट सिलेबल यस पर मैम, स्ट्रेस देना है, और बाकी पे नहीं अगर हम देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ठीक निकल जाएगा वर्ड। मैम बायोलॉजी। फ्राइडे को आना है फिर मैम। हाँ बेटा, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कॉलेज से, फ्राइडे सैटरडे ओके मैम, की क्लासेस ओके रहेंगी मैम। जो ऑफलाइन है। इसीलिए होगा वो कि आप एक बार इंटरेक्टिव सेशंस भी कर पाएंगे सभी फैकल्टीज के साथ। और जो लोग यहाँ पर सैटरडे नहीं थे, आप प्लीज उनसे बात करिए, आप लोग उनसे बात करिए जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया था ऑफलाइन वाला, एंड टेक फीडबैक फ्रॉम देम हाउ इट वाज एंड वेदर इट वाज गुड और नॉट, और प्रोडक्टिव था या नहीं था, या आपको उससे कुछ हेल्प हुआ या नहीं हुआ, तो आपको समझ आएंगी चीजें, ठीक है? तो जो मैंने इस स्लाइड में भी लिखा हुआ है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेस सिलेबल्स, यानी कि हमें हर वर्ड में कौन से सिलेबल पे हमको स्ट्रेस देना है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। हर वर्ड में वैसे इंग्लिश पे रूल बने हुए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि मेरा मन कर रहा है फोटोग्राफर बोलने का, मैं इसलिए बोल रही हूँ। नो, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इट हैज बीन डिफाइंड बाय द इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। कोई और डिसाइड नहीं कर रहा है कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। देयर इज एन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, देयर इज एन ऑक्सफोर्ड, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो हर चीज को डिसाइड करती है। इस वर्ड की क्या स्पेलिंग होगी, कितना होगा। कुछ वर्ड्स आप लोग शॉक हो जाएंगे सुन के, इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो वो लोग ऑब्सोलीट कर देते हैं साल में। हर साल उनकी अपनी एक न्यू डिक्शनरी प्रिंट होती है एवरी ईयर, और उस ईयर, हर ईयर की डिक्शनरी में वो कुछ ना कुछ चेंजेस भी करते हैं। व्हेन आई से चेंजेस, तो उसमें ये होता है कि कुछ वर्ड्स वो उसमें नए भी ऐड करते हैं, जो उनको लगता है कि ये हमने नए वर्ड आइडेंटिफाई मैम, करे। हाँ अनुपम मैम, बोलो बेटा। मैम वो जो चेंजेस करते हैं मैम, वो मैम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए करते होते हैं मैम फिर वो। ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए करते हैं, ऑफ कोर्स बेटा। हमारी तो कोई लैंग्वेज नहीं है ना इंग्लिश की, हम तो उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, तो वो यस हमारे लिए मैम। भी है, हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। मैम ऐसा नहीं है कि मैम हमारे देश की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो मैम वो अपने अलग डिक्शनरी बनाई, नहीं बेटा, इंग्लिश के इंडिया लिए के तो लिए हम कुछ अलग। नहीं कर सकते, हम अपनी लैंग्वेज हिंदी के लिए कर सकते हैं जो कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी के लिए बैठी है। जैसे कि
ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीजें शायद इंडिया में किसी को पता भी नहीं होंगी, बट जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, हम बोलते हैं थ्राइस, वंस, यस मैम, ट्वाइस, थ्राइस, थ्राइस। थ्राइस का थ्राइस, मतलब होता है 3 टाइम्स। 3, उसके बाद से शुरू हो जाता है 4 टाइम, 5 टाइम्स, है ना, यस 6 मैम, यस टाइम्स, मैम, व्हाटएवर। तो पहले थ्राइस एक वर्ड था जो कि यूज होता था प्रॉपर तरीके से, लेकिन ऑक्सफोर्ड ने अभी उसको ऑब्सोलीट कर दिया है। थ्राइस वर्ड खत्म नहीं हुआ इंग्लिश दुनिया से, क्योंकि पहले से एक वर्ड था और लोग उसको यूनिवर्सली बात करते हैं, यूज करते हैं, बट उसको उन्होंने ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेट हो जाना, तो उसको वर्ड को वो आउटडेट कहते हैं, और अब उसकी वजह न्यू वर्ड जो है वो 3 टाइम्स ही बोला जाता है। तो जनरली कोई भी ऑक्सफोर्ड से कोई पर्सन होगा तो वो थ्राइस ना बोल के 3 टाइम्स बोलेगा उस वर्ड को। 3 टाइम्स बोलेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, ये सेम ये तुम चीजें बताने होती हैं के लिए। प्रोनाउंसिएशन में भी, कि अगर ऑक्सफोर्ड चाह रहा है कि किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अब ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो वो भी वो चेंज कर देते हैं। आप देखो गूगल पे जब भी कभी हमें किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखना होता है, तो हम प्रोनाउंसिएशन जो है हम उस पर टाइप कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, और आगे वर्ड टाइप करेंगे दिस, तो वो आपको एक वॉइस सुनाएगा, तो वो ऑक्सफोर्ड के हिसाब से होती है एक वॉइस, और दूसरी वो यूएस इंग्लिश के हिसाब से भी या अमेरिकन कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी वो उसकी प्रोनाउंसिएशन दूसरी बताता है। यानी कि यूएस के लोग सेम वर्ड को दूसरी प्रोनाउंसिएशन से प्रोनाउंस करते हैं, और यहाँ के लोग जो है यूके के लोग, वो उसको दूसरे उनकी प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं कि सेम हो, सेम वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं कि वो लोग सेम करें, क्योंकि अमेरिका बीइंग द सुपर पावर, दे डू नॉट वांट टू कॉपी और फॉलो एनीबडी एल्सेस इंग्लिश, तो उन्होंने अपना ही कॉन्सेप्ट बना लिया कि हम अमेरिकन बोलते हैं, और उनकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोनाउंसिएशन में भी या इवन स्पेलिंग्स में भी अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा कलर की स्पेलिंग हम लिखते हैं COLOUR, लेकिन अगर यूएस इंग्लिश लिखेगा तो COLOR लिखेगा, they will not write it COLOUR. So in UK English it is COLOUR, in US English it is COLOR. So that is how it is, but both the words are pronounced as color. Yes Sandeep, British accent is different than that of American accent is very much different than that of British. इवन दी स्पेलिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट। जैसे मैंने आपको कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग बताई, सबकी तो नहीं, बट कुछ वर्ड्स हैं जो वो अपनी तरह से लिखना चाहते हैं कि हम इसमें जब कलर की स्पेलिंग में यू का कोई रोल नहीं है, साउंड नहीं हो रहा, तो हम हटा देते हैं, वील जस्ट राइट COLOR। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप देखेंगे। मैम 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 वैसे कलर की मैम मैम वो जो मेन क्या होती है इंग्लिश मैम? यूके के हिसाब से COLOUR इज द राइट स्पेलिंग, बट आप देखिए जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम यूज करते हैं, वर्ड हो गया, पावर यस पॉइंट मैम, हो गया, एक्सेल, ये यस मैम, सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये डेवलप करें यूएस ने, तो वो वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, और वो एरर दिखाता है जब आप COLOR लिखेंगे वर्ड में, तो आपको वो एरर दिखाता है, उसकी यूएस डिक्शनरी के हिसाब से वो एरर दिखाता है उसको। जब आप यू को रिमूव कर देंगे तो वो ठीक दिखाएगा स्पेलिंग। ऐसा होता है जनरली। तो सारे वर्ड्स की स्पेलिंग अलग नहीं है, बट इंग्लिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, वो सॉरी ब्रिटिश एक्सेंट इज वेरी मच डिफरेंट देन दैट ऑफ अमेरिकन एक्सेंट। ये दो ही मतलब ब्रिटिश इंग्लिश आप समझ लीजिए पूरी दुनिया में बाकी सब लोग बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने ही सब कंट्रीज पे एक तरह से राज किया था। जैसे इंडिया पे भी वो 200 साल राज करके गए, तो जो लोगों ने यस इंग्लिश मैम, सीखी वो उन्हीं से सीखी, और छोड़ कर गए तो वो ब्रिटिश चीज छोड़कर चले गए। इसलिए यस मैम, ज्यादातर कंट्रीज में इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश एक्सेंट में बोली जाती है, अगर बोली जाती है तो, वरना लोग अपनी लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस देते हैं। जैसे हमारी कंट्री में भी हम हिंदी बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, हम नहीं पसंद करते इंग्लिश बोलना। कहीं कहीं पर जरूरत पड़ती है या मजबूरी है, तो अब हमें लर्न करना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी अमेरिकन जो है वो अमेरिका में ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा वही लोग बोल रहे हैं। बाकी दूसरी कंट्रीज़ के लोग अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वो ब्रिटिश यूज़ करते हैं। इसके अलावा 2 और कंट्रीज़ हैं ऐसी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको पता नहीं क्या क्या ही बताया जा रही हूँ, बिकॉज आई हैव अदर मैम नॉलेज ऑल्सो। नॉलेज के लिए मैम, नॉलेज तो मिल जाएगी मैम, कोई पूछने लगा दूसरी मैम थर्ड बता कंट्री है दो कनाडा। उसको। कनाडा का अपना थोड़ा सा एक और अलग कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, कैनेडियन इंग्लिश बोलते हैं वो उसको। और एक है यस मैम, ऑस्ट्रेलिया। यस मैम, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट भी है जिसको हम एक रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश समझ सकते हैं। वो लोग ये नहीं बोलते कि हम ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि वी स्पीक स्लैंगिश। उनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्लैंगिश, स्लैंग यूज करते हैं वो, बहुत ज्यादा स्लैंग यूज कर, स्लैंग का मतलब
जिसका मीनिंग बहुत इजीली समझ ना आए। जैसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश में हाउ आर यू, तो हाउ आर Yes, यू ma'am. हो गया ब्रिटिश का प्रॉपर तरीके से कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो या आप कैसे हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन How are कॉन्सेप्ट है you? स्लैंगिश, वो बोलते हैं व्हाट्सअप, हम बोलते हैं ना हाय व्हाट्सअप, हाउ आर Thoughts. यू, तो व्हाट्सअप का मैम मतलब भी व्हाट्सएप तो हम यही है यूज कि करते आप कैसे हो, WHAT', व्हाट्स अप, हैं व्हाट इज अप, इसका मतलब व्हाट इज अप, व्हाट इज अप का मतलब भी यही है सेम कि आप कैसे हो, लेकिन वो ब्रिटिश एक्सेंट नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन और स्लैंगिश। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो बहुत डिटेल में है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो विल नॉट डिस्कस इन डिटेल। Coming back to this slide now, a large group of words which may be used either as nouns or words, same spelling, different pronunciation. Now क्या होता है, बहुत सारे ऐसे words हैं जिनका की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे आप में से? कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग तो सेम है लेकिन हम अलग अलग सिचुएशन में उसको पढ़ेंगे अलग दूसरी तरह से, प्रोनाउंस जो करेंगे दैट विल बी डिफरेंट। मैम नॉलेज मैम। नहीं बेटा, नॉलेज को तो हम नॉलेज ही बोलेंगे, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? नॉलेज की मैम लिव और प्रोनाउंसिएशन तो लाइव। नॉलेज ही हो रही है, और क्या हो रही है? मैम मैम लिव और हाँ लाइव। हाँ, लिव और लाइव, यस राइट, लिव और लाइव। Live ana is that it is kind of you can say verb again, that somebody is coming live on the internet, and all those this word basically is used when we are using any social media and we are showing ourselves present, we are presenting ourselves there as live, तो वो बोलते हैं कि ये तो लाइव आ गया। जैसे लाइव बोलते हैं ना कि ना कोई सेलिब्रिटी आ जाता है लाइव अपनी कोई वीडियो डालने, या कई बार इंटरेक्शन करने भी आ जाता है अपने फैन से, तो दैट मीन्स कि वो दिखाता है हमें नोटिफिकेशन, वो सोशल ऐप, कि दिस पर्सन इज लाइव नाउ, राइट। दूसरा है लिव, लिव मतलब होता है रहना, आई लिव इन फरीदाबाद, आई लिव इन न्यू दिल्ली, व्हाटएवर, उस लिव का मतलब होता है रहना, कहाँ रहते हैं, बट बोथ द स्पेलिंग्स आर सेम, लाइव एंड लिव, द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट एंड द वर्ड इज लाइक स्पेलिंग इज सेम, स्पेलिंग इज सेम। ओके। जैसे कि Yes, एक ma'am. वर्ड है रीड, हम रीड बोलते हैं, आई एम रीडिंग, रीड मतलब पढ़ना। जैसे सपोज अगर मैंने लाइन पढ़ी है, लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में बी यूज्ड इधर व्हाटएवर, मैं पढ़ रही हूँ, इसका मतलब है रीड करना, रीडिंग, ठीक है, आई एम रीडिंग, मैं बोलूंगी आई एम रीडिंग। रीड का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है रेड, रेड, उसको हम पढ़ते रेड हैं बट स्पेलिंग रीड ही रहेगा। यानी कि जैसे हम वर्ब्स की फॉर्म पढ़ते हैं, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ऐसे अगर हम रीड का अगर पढ़ेंगे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो रीड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखेंगे बिल्कुल सेम, READ स्पेलिंग विल रिमेन सेम, सेकंड फॉर्म के लिए भी थर्ड फॉर्म के लिए भी, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो वो रीड, रेड, रेड पढ़ेंगे। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, सेम स्पेलिंग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जब सेम स्पेलिंग है और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, तो हमें स्ट्रेस जो देना है फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस पे ज्यादा देना है। अब रीड में तो हम एक तरह से, इट इज सच अ स्मॉल वर्ड जिसमें सिलेबल बहुत कम ही है, समझ लो, REA अगर हम फर्स्ट सिलेबल समझ लेते हैं, तो री पर हमने इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया कि वी आर प्रोनाउंसिंग इट रीड, रीड। और जब हम उसका सेकंड फॉर्म रेड करके पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग इज सेम, READ स्पेलिंग इज सेम, तो हम उसको रेड पढ़ रहे हैं, बेसिकली किसी भी सिलेबल पे स्ट्रेस उतना ज्यादा दिया ही नहीं हमने, वी आर टेकिंग कंप्लीट सिलेबल्स एज द इक्वल थिंग, और हमने किसी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया और हमने उसको रेड प्रोनाउंस कर दिया। क्लियर है? सो नाउन्स जो हैं दे टेक द स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल एंड वर्ब्स ऑन द, और वर्ब जो है वो ज्यादातर जो है किस तरह से देते हैं स्ट्रेस, वो हम अभी पढ़ेंगे। अगर हम कोई भी वर्ड नाउन है, नाउन का मतलब हिंदी में जिन लोगों ने संज्ञा पढ़ी है, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति वस्तु, जो हमने पढ़ा हुआ था कि किसी व्यक्ति वस्तु नाम स्थान को हम जो भी होते हैं, किसी व्यक्ति या संज्ञा वस्तु के कहते नाम हैं। को हम संज्ञा बोलते हैं। सो नाउन इज इन इंग्लिश इज द सेम थिंग। तो अगर वो वर्ड नाउन है, पर्सन प्लेस उसकी और प्रोनाउंसिएशन में जनरली ज्यादातर
मैं 100% केस, जो कोई भी रूल बनता है इंग्लिश में, अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो वो 100% हर चीज पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि स्पेशल रूल्स इन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स के लिए बनाए होते हैं। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं कोई भी रूल, उसका मतलब ये है कि ज्यादातर वर्ड्स पे ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो व्हेन आई से नाउन्स टेक द स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल, यानी कि अगर वो वर्ड संज्ञा है या ये वो वर्ड नाउन है और हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है, तो पहले सिलेबल पे हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे। और वर्ब्स में पहले पर जरूरी नहीं है कि देंगे, बट इस तरह से दे सकते हैं। जैसे कि नाउन है तो कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि एक वर्ड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे भी याद आया। एड्रेस है, जैसे हम बोलते हैं ना एड्रेस, जो हमारे घर का एड्रेस होता है, कॉलेज का एड्रेस है, एक वो हो गया एड्रेस, पता, किसी जगह का पता, है ना, एड्रेस। और एक होता है कि मैं आप सबको, सपोज आप लोग बैठे हो तो मैं आपको भी क्लास ले रही हूँ, तो मैं आप सबको एड्रेस कर रही हूँ, आई एम एड्रेसिंग यू ऑल गाइज। ये भी एक होता है कि एड्रेस करना, मतलब हम किस पर्सन की तरफ संबोधित करना, हिंदी में मीनिंग होता है ना संबोधित करना, उसकी इंग्लिश भी एड्रेस ही होती है, ठीक है। लेकिन और स्पेलिंग भी सेम होगी, अच्छा स्पेलिंग भी सेम होगी उस एड्रेस की जो हम घर का पता होता है वो एड्रेस, और ये एड्रेस जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संबोधित करना। इन दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करेंगे तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एड्रेस पते वाला है या ये वाला है। कैसे? whenever we are saying noun, हो गया चलिए ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास है बेटा, ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास से लेंगे, इस वाली स्लाइड से, नाउन एंड वर्ब एंड एड्रेस विल बी दी वर्ड, जो मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रेस के हिसाब से बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, मुझे याद दिलवा देना। सो आई एम एंडिंग द क्लास फॉर नाउ, जस्ट क्लिकिंग योर अटेंडेंस, देयर आर 15 पीपल, और आपकी नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके बाद। 1 मिनट दे दीजिए मुझे यार, आजकल बंद ही नहीं हो रही ना मीटिंग। टेस्ट नहीं है, मैं तो टेस्ट लूंगा अभी, बच्चों को रिवाइज करा देती हूँ। टेस्ट है बच्चों का आज आपका, चलो ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय। यू कैन लॉग इन टू योर Thank you, नेक्स्ट ma'am. क्लास नाउ। मुझे लग रहा है मुझे ना क्लास ओवर करने का भी रिमाइंडर लगाना पड़ेगा।